नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम। हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सरफेस फिल्म के बारे में पढ़ा था और सरफेस फिल्म्स क्या होती हैं, सरफेस टेंशन क्या होती है, व्हाट इज द रिलेशन विद द टेम्परेचर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सिस्टम जो होता है व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। तो ये आज हमें कवर करना है और तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक वर्क के बारे में कि मैग्नेटिक वर्क क्या होता है। अब देखो, सपोज मेरे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो उस मैग्नेटिक मटेरियल, तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो इट इज़ एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। कुछ भी हो सकता है। अब जैसे जैसे आयरन है ना, समझ में आया। कॉपर है, ठीक है, निकल है। तो दीज आर जस्ट मटेरियल्स, दीज वी कैन सी दैट दीज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल्स आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स किस तरीके से होते हैं हम जानते हैं कि जैसे एक इवन जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इट मीन्स वी कैन सी दैट करंट इज मूविंग, है ना। समझ में आया, ठीक है। तो करंट क्या होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना। तो क्यों क्या है, E अपॉन में टी। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द ऑर्बिट, या वी कैन से दैट करंट इज मूविंग इन द ऑर्बिट। समझ में आया, ठीक है ना। सो इट इज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, बिहेव्स एज इफ इट इज अ मैग्नेटिक लूप। तो किस तरीके से मैग्नेटिक लूप की तरह काम करता है, जैसे कोई मैग्नेटिक लूप हो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो मैग्नेटिक स्पिन इज देयर, है ना। क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन इज देयर, है ना। समझ में आया। तो ड्यू टू विच मैग्नेटिक डाइपोल इज एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल। तो क्या होता है जनरली, तो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल्स को हम क्या एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम इट एज ए टाइनी मैग्नेट्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स को हम क्या एज्यूम करते हैं, टाइनी मैग्नेट्स की तरह एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, टू फर्दर स्टडी और टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट। समझ में आया। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें जब मैग्नेटिक डाइपोल्स को टाइनी मैग्नेट की तरह कंसीडर किया जाएगा तो मैं क्या करते हैं कि वो रेंडमली ओरिएंटेड है ना। समझ में आया। सो दे आर रेंडमली ओरिएंटेड। तो जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो क्या आएगा, मेरे पास जीरो आएगा। समझ में आया। जो वेक्टर सम होगा मैग्नेटिक डाइपोल का वो क्या होगा, टोटल वेक्टर सम क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि दे आर रेंडमली ओरिएंटेड। तो वेक्टर सम क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ध्यान से देखो, समझने वाली बात है। अब जैसे आयरन भी होता है ना। तो आयरन, तो मैं आयरन को ऐसे ही किसी दूसरे आयरन के पास लेके जाऊं तो ये क्या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं, बिकॉज टोटल मैग्नेटिक डाइपोल जो है इसके अंदर वो क्या है, जीरो है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, आयरन को किसी मैग्नेट के पास लेकर आता हूँ, है ना। तो जैसे ये आयरन जो है मैग्नेट के पास आएगा तो मैग्नेट के फील्ड में आ गया, है ना। या मैं कह सकता हूँ मैग्नेट क्या कर देगी, आयरन को मैग्नेटाइज कर देगी। तो मैग्नेटाइजेशन होता है, समझ में, किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का। तो वो मैग्नेटाइजेशन क्या करता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं उनको अलाइन करता है। क्या करता है, अलाइन करता है। समझ में आया। तो जब वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ड्यू टू विच मैग्नेटिक डाइपोल्स विच आर टाइनी मैग्नेट्स अलाइन। समझ में आया। तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इट डू सम वर्क टू अलाइन द मैग्नेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या करता है, इट डू सम वर्क। तो वो वर्क जो होता है हमारे पास, वो वर्क क्या होता है, माइनस के बी डॉट डी एम। समझ में आया। अब ये क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एम क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो, आपने सब कुछ ध्यान से देखोगे, जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, सपोज हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो यही तो होती है। समझ में, इंट्रैक्शन एनर्जी। दैट इंट्रैक्शन एनर्जी क्या है, वही तो वर्क डन का काम करती है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी को मैंने क्या कर रखा, सेम रखा है, और मेरे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो चेंज हो रहा है। समझ में आया। तो इसलिए मैंने डीएम रखा है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल, वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम क्या रखते हैं जनरली, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बी क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। अब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्क कर रहा है किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर, तो वर्क डन ऑन सिस्टम है, तो इसलिए वर्क डन ऑन सिस्टम हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। समझ में आया, इट इज़ बाय कन्वेंशन, ठीक है। लेकिन ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि हम जो वर्क डन लेते हैं ना, जनरली क्या करते हैं, तो ये मेरे पास क्या होता है एक्चुअली में मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम ना मैग्नेटिक डाइपोल की जगह मैग्नेटाइजेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन, विच इज मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो काफ़ी बुक्स में ये लेता है। तो वर्क डन मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि आप देखो तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ना। यदि मैं वॉल्यूम को क्या ले लूँ, 1 यूनिट ले लूँ, है ना, 1 यूनिट ले लूँ, तो मैं कैपिटल एम से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो इसको हम लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द वर्क डन इज देयर, इट इज कंसिडर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, तो मैं अब लिख कैसे सकता हूँ, तो मैं जानता हूँ, देखो मेरे पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है यदि मैं किसी सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, तो मैंने उस सिस्टम को क्या दी, डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, है ना। तो जब मैं एनर्जी दूंगा तो प्लस लिखा, अच्छा सिस्टम को मैं एनर्जी दूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा, तो सिस्टम जब काम करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, समझ में आया। तो देखो माइनस के डब्ल्यू लगाया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हम सारी चीज़ अपनी लिखेंगे। ये हमारे पास डेल क्यू हो गया, ठीक है ना, और ये हमने निकाला है ये प्लस के बी, ठीक है ना, और मैं इसको सिंपली क्या लिखूंगा, बी डी डी एम, समझ में आया, ठीक है। ये मेरे पास टी डी एस हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू प्लस के बी डी एम। आप कैसे भी इसको हम लिख सकते हैं, या इधर जाके इसको मैं ना कन्वर्ट कर सकता, मतलब उस साइड लेके चला गया तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही है। तो जब हम मैग्नेटिक वर्क को इंक्लूड करेंगे तो जो कंबाइंड फॉर्म होगी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, तो वो मेरे पास ही आएगी, ठीक है। कोई डाउट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। एक्चुअली मैं ना वैसे काफ़ी बुक्स में आप देखोगे जो वर्क डन है उसको ऐसे लिखा गया माइनस के एच और ये डी एम। एक्चुअली में वैसे लिखना तो इसी तरीके से चाहिए, है ना, लेकिन कुछ बुक्स में क्या लिखा गया है, इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के बी डी एम, ठीक है ना। क्यों, एक्चुअली में ना जो H होता है ये होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है ना, क्योंकि H इज इक्वल टू एन आई होता है मेरे पास, है ना। तो I इज द करंट पर यूनिट लेंथ, तो इट इज दैट करंट, है ना। मान लो कोई सोलेनोइड है या कोई भी सोर्स है विच हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एंड इन दैट पर यूनिट लेंथ जो करंट फ्लो रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, H। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो सोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ये है H, है ना। B तो एक्चुअली में मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, H की वजह से, क्योंकि B हमारे पास क्या होता है, म्यू नोड H प्लस के M, है ना। सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, है ना, ड्यू टू देखो ये क्या मैग्नेटाइजेशन, ये क्या है मैग्नेटाइजेशन। तो हमने जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, ये इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, पर अप्रोप्रिएट वर्ड होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, तो H जब हमने लगाया तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया वो टोटल मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों का सम, तो ये मेरे पास बी होता है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे भी है, तो डिपेंड करता है कौन सा कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंस कुछ नहीं होता। ओवरऑल जो हमारे पास मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आती है ओवरऑल देखते हैं हम जब, तो सेम ही रिजल्ट मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो गर्ग बंसल एंड घोष में जनरली इसी कन्वेंशन का इस्तेमाल किया गया है, तो मैंने यही कन्वेंशन रखा है। तो क्योंकि वो जो है कि स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है ना, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो वो एक स्टैंडर्ड बुक है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम H की जगह बस B आ जाएगा और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन जो है सारी सेम रहेगी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल रिलेशन है ना, वो जैसे TDS इक्वेशन हो गया, एनर्जी इक्वेशन हो गया, हीट कैपेसिटी रिलेशन हो गया, वो हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डेराइव कर सकते हैं, जिस तरीके से हम PVT सिस्टम के लिए करते हैं, समझ में। पहले हम फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन को करेंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन की यदि बात करें तो यदि आपको पीवीटी सिस्टम ध्यान हो तो उसमें हमने बताया था, तो हमारे पास देखो क्या होती है इक्वेशन, TDS इज इक्वल टू DU प्लस के PdV, ये तो होती है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब हम जानते हैं जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है हमें क्या देता है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन देता है, ठीक है। यदि हमें सेकेंड एनर्जी इक्वेशन निकालनी हो तो हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, ये हमें क्या देता था, सेकेंड एनर्जी इक्वेशन देता था, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है TDS इज इक्वल टू DU माइनस के BDM, समझ में आया। तो यदि हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो आप यदि इस इक्वेशन को और इसको कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि जो प्रेशर है इट इज रिप्लेस्ड बाय माइनस B और वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड बाय M, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजेशन होगा, समझ में आया। तो पहले हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे इंटरनल एनर्जी को, तो हमें फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन मिलती थी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर की जगह मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो डेल यू डिफरेंशिएशन बाय डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमें सेकंड एनर्जी इक्वेशन देगा, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। आइए अब इसी तरीके से हम क्या है इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है देखो, तो फर्स्ट TDS इक्वेशन हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक सिस्टम के लिए, यही तो है, ये DU इज इक्वल टू TDS प्लस के BDM लिखा है मैंने, है ना।
समझ में आया? तो ये मैं इधर लेके चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं डिफ्रेंशिएशन करना है मेरे को, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा, डेल एस अपॉन में डेल एम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में ना एक को ना चेंज नहीं करते हम, है ना, इसी वजह से हम क्या करते हैं, यदि आप ध्यान से देखो तो यदि हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा एम डी बी, यदि चेंज करेंगे, है ना। हम चेंज नहीं करते हैं, इसको भी हम कांस्टेंट रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी, है ना, डेल एम अपॉन का 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैक्सवेल रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैक्सवेल रिलेशन का जब हम कहते हैं इस्तेमाल करना है, तो मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या देखो यहाँ पे हमने क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना, ध्यान रखना। यदि हम टेम्परेचर को भी वेरी करें तो हम बी को वेरी कर सकते हैं, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो जैसे हम जानते हैं, देखो ये क्या एस और एम है ना, तो हम कैसे लिखते थे, स्पेशल, है ना, ऐसे चलेंगे डाउनवर्ड चलेंगे, तो स्पेशल प्रोग्राम, है ना, समझ में आया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्पेशल, यहाँ पी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के बी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी, और यहाँ क्या आएगा, वी की जगह क्या आएगा, एम। समझ में आया मैंने कैसे लिखा है ये, ठीक है, कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा ना आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं इसको फिर से। तो जैसे हमारे पास एस और एम है ना, तो मैं क्या, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, तो हमने कैसे चला, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, यही तो है। लेकिन हमें क्या करना है, एस को एस रखना है, पी को हम क्या लिखेंगे, माइनस के बी लिखेंगे, समझ में आया। ये टेम्परेचर, और वी को हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं एम लिखते हैं। तो मैं ऐसे ही तो चलाऊँ, समझ में आया, ठीक है। तो इस केस में मुझे देखो क्या करना होगा, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एम। देखो चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, देखो बी एन है माइनस के डेल बी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट टेम। देखो क्लॉकवाइज चलाऊं तो देखो यहाँ मैं पॉजिटिव साइन लगा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलता तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता। तो मेरे पास है फर्स्ट एक तरीके से मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं डेल एस अपॉन एम जो है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल बी अपॉन डेल टी। तो देखो इसकी जगह उठा के डेल बी अपॉन में डेल टी लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो कुछ भी नहीं है, ये बी को आप उधर ले जाओ, तो यही मेरे पास सिंपली क्या होती है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन, समझ में आया। तो ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज गिव्स फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। अब हम निकाल सकते हैं क्या, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो जब हम टीडीएस इक्वेशन जनरली निकालते हैं, तो टीडीएस इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। लेकिन हम यहाँ कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो सिंपली ये आ गया मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो चेंज इन डिफरेंशियल जो होगा डेल एस, तो चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, समझ में आया, एट कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन dt, और फिर चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल लिख सकते हैं, है ना। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ की। अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट बाई टी। और जब टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मेरे पास ये आएगा, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो आप जान पाओगे मैंने एक बेसिक अप्रोच अप्लाई किया है, और ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और हम कोई सा भी सिस्टम हमें दे दे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या, डेल क्यू अपॉन डेल टी तो है, तो एक तरीके से क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन। तो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन, तो इसको मैं CM लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जनरली तो मेरे पास क्या आएगा, TdS इज इक्वल टू, ठीक है ना, समझ में आया। ये मेरे पास क्या बन गया, CM dt प्लस के T डेल S अपॉन में डेल M अपॉन में T dm, ठीक है। और अभी अभी मैंने मैक्सवेल रिलेशन जो बताया था, सेम वही है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये CM dt, ठीक है ना, माइनस के T, और ये डेल B बाई डेल T, है ना, एट कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन। तो ये मैंने मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल कर दिया, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया था। तो दिस इज फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक सिस्टम। तो आप हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन की बात हो वो कर सकते हैं, आइसोथर्मल की बात हो वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो तो वो चीज़ें हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कोई भी प्रोसेस दे दे तो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एनर्जी इक्वेशन की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेकंड एनर्जी इक्वेशन होता है, तो इट इज गिवन बाय, जैसे फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन इज गिवन बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, वॉल्यूम जनरली होता है। तो वॉल्यूम की जगह में हमारे लिए मैग्नेटाइजेशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी तरीके से सेकंड एनर्जी की इक्वेशन क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन देगा और ये हमें सेकंड एनर्जी इक्वेशन देगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये देखो डेल यू बाई डेल बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे तो लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन में डेल, है ना, एम टी, और ये डेल एम, और ये मेरे पास डेल बी टी, ठीक है ना। डिफरेंशियल्स में ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एम से डेल एम कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, तो मेरे पास वही टर्म आएगा। तो यही तो मुझे फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन देता है, तो उससे मैं फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो सीधा लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये मेरे पास फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है ना, जो हमने थोड़ी देर पहले भी प्रूफ की थी। तो सिंपली कुछ नहीं किया, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन को लाके मैंने सिंपली रख दिया, ठीक है। और ये डेल एम अपॉन में डेल बी टी ऐसे टीज है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो ये टर्म प्रोडक्ट में आ गई,
है ना, माइनस के टी, और ये टर्म मेरे पास आ गई। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखो ये दो इन टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मेरे पास देखो MBT सिस्टम ही तो है, या मैं PVT सिस्टम की यदि मैं बात करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यदि मैं साइक्लिक रिलेशन का इस्तेमाल करूँ, तो मैंने काफ़ी समय पहले भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मेरे पास मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है और टेम्परेचर है। तो मैं कैसे लिखूंगा, यदि मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूँ तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू, देखो क्या लिखूंगा मैं, B, है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब B को पकड़ लो, चेंज इन B विद रेस्पेक्ट टू T, कॉन्स्टेंट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, अब फिर टेम्परेचर को पकड़ लो, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एट कॉन्स्टेंट B इज इक्वल टू क्या होता है, -1। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डेल B अपॉन डेल T और डेल M अपॉन में डेल B, ये चीज़, यानी ये चीज़ हमें चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको, ये टर्म उधर चली जाएगी तो ये उधर जाके माइनस के डेल M अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट B, ये बन जाएगा। तो इस टर्म की जगह मैं सिर्फ ये चीज़ लिख सकता हूँ, है ना, माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस यहाँ, तो देखो एक प्लस बन गया, समझ में आया। ठीक है ना, और यही है देखो, तो यही मेरे पास क्या होता है, सेकंड एनर्जी इक्वेशन है। ठीक है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, रीअरेंज कर सकते हैं हम टर्म्स को, इसको उधर ला के लिखा गया और कुछ नहीं। सो दिस इज द सेकंड एनर्जी इक्वेशन फॉर अ पैरामैग्नेटिक सिस्टम। ठीक है, कोई डाउट है। अब उसी तरीके से हम सेकंड TDS इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सेकंड TDS इक्वेशन। तो जब फर्स्ट TDS इक्वेशन हम जनरली निकालते हैं तो टेम्परेचर वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या किया था, टेम्परेचर एंड मैग्नेटाइजेशन। सेकंड एनर्जी का सेकंड TDS इक्वेशन जब निकालते हैं हम टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया। तो वो ये तो डिफरेंशियल यदि हम लिखना हो तो डेल S अपॉन में डेल T, है ना, एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड dt, और डेल S अपॉन में डेल B एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dB। तो ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मल्टीप्लाई यदि मैं कर दूँ थ्रू आउट बाई T से, देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यदि आप ध्यान से देखो ये टर्म मेरे पास क्या बनी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, क्या बनी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मेरे पास TdS इज इक्वल टू CB dt, है ना, प्लस फिर ये T डेल S अपॉन में डेल B T dB, ये बन गया, है ना। अब मैं इसकी जगह मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा, तो कैसे करूंगा, तो यदि आप ध्यान से देखो स्पेशल, है ना, समझ में आया, तो मैं यहाँ देखो P की स्पेशल प्रोग्राम ऑन TVV नहीं लिखूंगा, M लिखूंगा, और B को -B लिखते हैं। तो ऐसे ही तो चलो, मैं स्पेशल प्रोग्राम ऑन TVV की जगह M लिखा है, समझ में आया, मैंने अभी बताया था आपको। तो डेल S अपॉन में डेल B, है ना, माइनस इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट B। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ तो एक और माइनस साइन आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो डेल S अपॉन में डेल B की जगह डेल M अपॉन में डेल T लिखूंगा। तो देखो डेल S अपॉन में डेल B की जगह डेल M अपॉन में डेल T। ठीक है, तो दिस इज सेकंड TDS इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक सिस्टम। और इस सेकंड TDS इक्वेशन को ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हम बहुत कुछ प्रूफ करते हैं ना। तो हाउ सेकंड TDS इक्वेशन वी गोट, व्हेन टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एन एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो, तो हमने देखो क्या किया, हमने एनर्जी इक्वेशन निकाली है दोनों, है ना, और हमने TDS इक्वेशंस भी निकाली है। तो ये इक्वेशंस रिवर्स डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन टेम्परेचर, जैसे यहाँ से भी पता चल रहा है डेल अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो इक्वेशंस है, एनर्जी इक्वेशंस और TDS इक्वेशंस है ना, दीज इक्वेशंस रिवेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन हाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और इसी अफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटो कैलोरिक अफेक्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मैग्नेटो कैलोरिक अफेक्ट इसको कहा जाता है, ध्यान रहेगा। क्या बोलते हैं, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट, द डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन टेम्परेचर इज कॉल्ड मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। ठीक है, कोई डाउट है। अब इसको हम डिटेल में भी कर सकते हैं, बस इतना कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं, बस आप इस चीज़ को थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है। तो सेकंड TDS इक्वेशन जो हमारे पास थी ये है ना। तो यदि मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टर्म तो गायब हो जाएगी, गई, है ना, dt 0 होता है। तो मेरे पास क्या बचा, ये टर्म बची है ना। ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो ये क्या, डेल क्यू तो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल टू T डेल अपॉन में डेल T B dB। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके लिए टेम्परेचर यदि हम मैग्नेटाइज करते हैं, है ना, और टेम्परेचर भी बढ़ा दे तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, यानी मैग्नेटाइजेशन है ना जो टेम्परेचर के साथ वो क्या होता है, कम होता है, यानी लेस देन क्या आएगा, 0, यानी मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट फील्ड। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये टर्म तो नेगेटिव आ गई, समझ में आया। ठीक है, तो जब ये, अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, ये dB को क्या रखें, इंक्रीज करें, है ना, तो डेल क्यू जो मेरे पास है ये तो टर्म मेरे पास नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना, समझ में आया। ठीक है, तो फील्ड इंक्रीज करने पर क्या होगा, है ना, यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस में फील्ड को इंक्रीज करें तो ये टर्म तो मेरे पास नेगेटिव आएगी, है ना। तो यानी नेगेटिव आने का मतलब है हीट रिजेक्ट हुई है सिस्टम से। ठीक है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं, डिक्रीज करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या करें, डिक्रीज करें, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने को क्या बोलते हैं हम, डीमैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन, समझ में आया।
तो फील्ड को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो डेल क्यू ग्रेटर देन 0, यानी सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया? तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं देखो किसकी, तो हमने क्या देखा, एक तरीके से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आइसोथर्मल डीमैग्नेटाइजेशन में, है ना, आइसोथर्मल और डीमैग्नेटाइजेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है ना, डीमैग्नेटाइज का मतलब फील्ड को कम करना, और आइसोथर्मल प्रोसेस हम कंसीडर, तो आइसोथर्मल डीमैग्नेटाइजेशन में हीट सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। अब मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूँ तो देखो हमारे पास क्या हो गई, ये टर्म सेकेंड TdS इक्वेशन यही तो है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो गई 0, तो मेरे पास देखो क्या बचा, ये टर्म बची, है ना। समझ में आया? मेरे को dt चाहिए, dt में इसको सिंपली रीअरेंज करेंगे, सी भी नीचे चला गया, ये आ गया। तो हम ये टर्म तो हमेशा नेगेटिव होगी कि टेम्परेचर के साथ मैग्नेटाइजेशन कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उनका मैग्नेटाइजेशन कम होता है, तो ये टर्म नेगेटिव है, एक टर्म नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो पॉजिटिव तो आ रहा है ना, और बस साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, अब साइन डिपेंड करेगा dB पर। तो यदि मैं फील्ड को घटाऊं, फील्ड डिक्रीज करूं एडियाबैटिकली, है ना, तो मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू घट जाएगी, यानी डिक्रीज करूं, यानी डीमैग्नेटाइज करूं, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का मतलब डीमैग्नेटाइज करूं, तो टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, और इसी को हम बोलते हैं डी एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है ना, विच इज यूज्ड टू अचीव टेम्परेचर बिलो 1 केल्विन, ठीक है ना। तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में जो है टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और इसी का इस्तेमाल करते वक्त, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल करते वक्त ही हम टेम्परेचर बॉडी को क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्या करते हैं, कूल करते हैं, और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से भी कम लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। देखो 0 केल्विन तो अचीवेबल नहीं होता, लेकिन 1 केल्विन से कम लेगा, 0 पॉइंट समथिंग अचीवेबल होता है, लेकिन एग्जैक्ट एब्सोल्यूट 0 केल्विन अचीवेबल नहीं होता है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो ध्यान रखना, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज वाइडली यूज्ड टू अचीव टेम्परेचर बिलो 1 केल्विन। हालांकि हम डीमैग्नेटाइजेशन और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, बस ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको इतना चीज़ें बताई हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।